Hello everyone, my name is Diya Munjal and today in this video I will discuss with you methods of computing the correlation. Correlation को अब हम बात करेंगे कि correlation को कैसे find out कर सकते हैं. What are the various methods? Okay, and हर method में correlation को कैसे find out किया जाता है. In my previous video, I had discussed with you correlation meaning, importance and the types of correlation. Okay, let's start the methods. First of all, student, methods of computing the correlation. There are the four methods of calculating the correlation. As you can see in the board, the first method is Karl-Pearson coefficient of correlation. The second method, Spearman rank correlation. Third, scatter diagram, and the fourth, coefficient of concurrent deviation. Okay, ये फोर मेथड्स हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के और अब हम एक एक करके इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन पॉइंट स्टूडेंट कि कोरिलेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं. कोरिलेशन को हम स्मॉल r से एक्सप्रेस करते हैं. ओके, जिसकी वैल्यू लाई करती है r -1 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपकी लाई करती है. तो कोरिलेशन को हम स्मॉल r से एक्सप्रेस करते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल r इज इक्वल टू -1 है, r इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम बोलते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. Okay, is it clear student? For example, if r is equals to -1 तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. इसी तरह से r is equal to +1, अगर r is equals to +1 है तो हम इसे कहेंगे that is called the perfect positive correlation. Positive correlation. Okay, same way r greater than 0, अगर r की वैल्यू greater than 0 है तो that is the positive correlation. Positive correlation. If r less than 0 तो that is called negative correlation. Negative correlation. And if r is equals to 0 that is no correlation. No correlation. ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए. इट इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. r इज इक्वल टू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा. r इज इक्वल्स टू +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. r ग्रेटर देन 0 है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. लेस देन 0 है नेगेटिव कोरिलेशन एंड r इक्वल्स टू 0 है तो नो कोरिलेशन. क्या है ये -1, 1, 0? बताओ तो सही, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा. तो चलिए लेट डिस्कस विद यू. स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में. What is the negative correlation? Negative correlation.
स्टूडेंट, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफ द वन वेरिएबल इंक्रीज, द अनदर वेरिएबल डिक्रीजेस। तो ये कौन सा कोरिलेशन है? दैट इज द नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है स्टूडेंट जब दो वेरिएबल इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ओके, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, कॉन्टिन्यू प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आपका जो कंजप्शन लेवल होगा, आप जैसे पहले चीज़ें खा पा रहे थे, क्या अब आप वैसे ले पाएंगे? नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट पहले 10 रुपीज़ kg था, नाउ अब वो 50 रुपीज़ kg हो गया है, तो आपका जो कंजप्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। ओके, तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से कंजप्शन लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कंजप्शन लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो व्हेन द वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अनदर वेरिएबल डिक्रीजेस, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, नाउ टेक्निकली ये नेगेटिव कोरिलेशन को डिफाइन करता है। इसके को आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन द टू वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड, two variables are inversely related. Now come to the positive correlation. Hope so negative correlation आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन में I repeat the example in my previous video जो I had already discussed with you, rainfall and crop production, bumper harvest. रेनफॉल के बढ़ने से, रेनफॉल ईयर में अगर ज़्यादा हुई है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब दोनों वेरिएबल डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो व्हेन द टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट, रेनफॉल इंक्रीज हुई तो आपकी बम्पर हार्वेस्ट हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ द थर्ड इज नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन कैसे स्टूडेंट्स? लेट्स सी। नो कोरिलेशन यानी कि नॉनसेंस कोरिलेशन। नॉनसेंस कोरिलेशन, जो दो वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता, जब दो वेरिएबल्स आपस में कोई रिलेट नहीं करते, तो उसे हम नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैडम है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, अब उससे क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी हुई है। क्या ये दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं कि मैडम का अच्छा पढ़ाना, मैडम के अच्छे पढ़ाने से क्या क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हुई? बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है।
दो वेरिएबल्स में जब कोई रिलेशन नहीं होता स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड द नो वेरिएबल, या यू कैन से दैट द नॉनसेंस कोरिलेशन। ओके, तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, अब पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर, नेगेटिव कोरिलेशन r की वैल्यू 0 से लेस देन, एंड नो कोरिलेशन यानी कि r इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये था आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द नॉनसेंस कोरिलेशन। ओके, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टूडेंट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन मैथमेटिकली। इसमें आप मैथमेटिक वे से कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन and another name is, you can say that, product movement coefficient of correlation, product movement coefficient of correlation। स्टूडेंट बिल्कुल नहीं सोचना कि प्रैक्टिकल है, कैसे होंगे, बिल्कुल भी हैक्टिक आपका नहीं है ये कोरिलेशन। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये बहुत ही टेक्निकल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है कि किस तरीके से हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, लेट्स स्टार्ट। देखो, डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, r यानी कि स्मॉल r, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसको कोरिलेशन को इससे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर्मूला इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड में अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सेम आपने यहाँ लेना है n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ओके, इसमें आपने और n से मल्टीप्लाई होगा, n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स। इसी तरह से सेम यहाँ पर। अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है फॉर्मूले को। सबसे पहले आप नीचे वाला देखिए, डिनोमिनेटर पोर्शन n है, यहाँ पर मैं x वेरिएबल ले रही हूँ, सिग्मा x का स्क्वायर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सिग्मा x का होल स्क्वायर कर रही हैं। सेम अगर आपने ये याद कर लिया तो ये भी आपको याद हो जाएगा, n इंटू सिग्मा y का स्क्वायर माइनस में सिग्मा y का होल स्क्वायर। डिफरेंस सिर्फ इसमें क्या आया, वेरिएबल्स का आया। ऊपर वाले को अगर हम देखें तो आपने क्या करना है, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये आपको लेना है। यानी कि यहाँ पर मैंने एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके उसका समीशन किया है, यहाँ x का अलग किया है, y का अलग समेशन लिया है। स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर करते हैं। फॉर्मूले को मैं एज इट इज बोर्ड पे लिख ही रहती हूँ ताकि अभी हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हमें पता चले।
सबसे पहले स्टूडेंट मैंने x ले लिया 1 2 3 4 5, ओके। देन मैंने y ले लिया यहाँ पर 7 6 5 4 3। नाउ अब हमें तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तीन चीज़ें कौन सी स्टूडेंट? फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ये हमें तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। एक्स वाई कैसे फाइंड आउट होगा? मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16 एंड 5 3 द 15, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है? x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही y में y का स्क्वायर करेंगे 49, 36, 25, 16, 9, ओके। अब जो मैंने x का यहाँ पर नीचे जो हम समेशन करेंगे वो है सिग्मा x यानी कि टोटल इसका। ऐसे ही हम टोटल करेंगे सिग्मा y जो कि y का टोटल होगा। सेम इसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा xy, इसको सिग्मा x का स्क्वायर एंड इसको सिग्मा y का स्क्वायर। तो जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 to the 5, 3 2 5, 5 and 6, 6 4 10 and 5 15, ठीक है। सिग्मा x की वैल्यू आ गई 15। नाउ y 6 4 10, 10 5 15, 3 18, 18 और 7 आपके कितने होते हैं? 25। तो सिग्मा y आपका आ गया 25, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं एक्स वाई की। एक्स वाई को अगर हम टोटल करें 15 15 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 12 49, 50 50 और 50, ये आपका हो जाएगा 66, ओके। नाउ x का अगर हम स्क्वायर इसको टोटल करते हैं तो ये हमारा होता है 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, ओके। एंड इसी तरह से सेम y का स्क्वायर हम इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 135, ओके। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया? सिंपल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक्स एंड वाई कॉलम आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करा? सिंपल ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले है n, n है नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं स्टूडेंट? 5। तो आपने n के प्लेस पे लिख दिया 5। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई का टोटल क्या आया था? 66। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। सिग्मा एक्स 15, सिग्मा वाई 25। इसी तरह से सेम हम नीचे आएंगे, n की वैल्यू 5, सिग्मा x का स्क्वायर 55 माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिग्मा x का स्क्वायर और सिग्मा x का होल स्क्वायर, जहाँ पर बात आएगी सिग्मा x के स्क्वायर की कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, वहाँ पर आपने ये वैल्यू लेनी है। और जहाँ पर बात आएगी सिग्मा x का होल स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट लगी होगी तो वहाँ पे आपको ये वैल्यू लेनी है 15 का स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट n इंटू सिग्मा y का स्क्वायर 135 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे
5 इंटू 66 आपका आ जाएगा 330। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको यूज करके कर सकती हैं। 15 इंटू 25 कितना होता है 315। डिवाइड में इसी तरह से 5 इंटू 55 दैट इज 275। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 5 इंटू 135 दैट इज 675 एंड आपका 25 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 625। तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 15 इंटू 25 दैट इज 375। अब इसमें से इसको जब हम डिडक्ट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है दैट इज -45। डिवाइड में इसमें से इसको डिडक्ट कर रहे हैं तो आपका आ रहा है √50 एंड सेम इसमें से अगर हम इसको डिडक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपका आ रहा है √50। तो आपने क्या करना है 50 रूट और √50 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आपका आ जाएगा 50 और ऊपर -45। ठीक है, अब ये 5 की टेबल पे जा रहा है स्टूडेंट। 5 10 द 50, 5 9 द 45 -0.9 दैट इज द वैल्यू ऑफ R, यानी कि कोरिलेशन की जो वैल्यू आपके पास आई है दैट इज -0.9। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कोरिलेशन। कोरिलेशन को आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके R की वैल्यू 0.9 -0.9 आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड of the Karl Pearson coefficient of correlation. In my next video I will discuss with you assume mean method, जो कि आपका Karl Pearson coefficient of correlation का ही another part है। Okay, I will give you one question and in my next video I will tell you the answer of this question. X 2 3 4 5 6 and the Y 7 4 1 2 6। स्टूडेंट आपको इसकी हेल्प से डायरेक्ट मेथड की हेल्प से ही ये कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।